हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के तहत हम मुगल शासक हुमायूं के बारे में विस्तृत परिचर्चा करेंगे और अंतिम रूप से मुगल शासक हुमायूं के भारत वापसी एवं निर्वासन काल में हुमायूं का जीवन 1540 से 1555 तक किस तरह का रहा और 1555 से 1556 के बीच हुमायूं ने किस तरीके से भारत में वापसी की, इस विषय पर हम विस्तृत परिचर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। वस्तुतः हम इस वीडियो लेक्चर के तहत मुख्यतः निम्नलिखित बिंदुओं के बारे में परिचर्चा करेंगे, जिसके तहत हम हुमायूं के बारे में पृष्ठभूमि को एक बार पुनः दोहराएंगे ताकि इस वीडियो लेक्चर को हम ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सके। हुमायूं की चौसा एवं कन्नौज के युद्ध के बाद भारत से वापसी के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हुमायूं 15 साल तक भारत से बाहर भटकता रहा भारत में वापस आने के लिए। भारतीय साम्राज्य में वापसी के लिए किस तरह के कौन कौन से युद्ध लड़ने पड़े तथा अंत में उसे कैसे सफलता मिली, और हम ये भी देखेंगे कि हुमायूं सफल होने के बाद अंततः 1556 में कैसे समाप्त हो जाता है। आइए एक एक करके इस वीडियो लेक्चर के विभिन्न बिंदुओं के तहत हुमायूं के बारे में एवं हुमायूं की भारत वापसी के बारे में विस्तृत परिचर्चा करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, 3 वीडियो लेक्चर्स में हम इस विषय में परिचर्चा कर चुके हैं। एक और बार पुनः परिचर्चा करते हैं कि हुमायूं का जन्म 1508 में हुआ था। उसके पिता बाबर एवं माँ माहम बेगम थी। उसके 3 भाई थे, कामरान, अस्करी, हिंदाल, जिनके बीच में उसने साम्राज्य का विभाजन कर दिया था। और 30 दिसंबर 1530 में वह आगरा में गद्दी पर बैठा एवं उसकी मृत्यु 1556 में होती है, दिल्ली में दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर। हुमायूं का मकबरा आज भी दिल्ली में अवस्थित है। अब हम इस वीडियो लेक्चर में मुख्य बिंदु पर आते हैं कि कन्नौज में चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी से हार कर हुमायूं को भारत से बाहर जाना पड़ता है और निर्वासन काल के हुमायूं के कुल मिलाकर 15 साल होते हैं, 1540 से 1555। इन सालों में हुमायूं का जीवन कैसा रहा, किस तरह का संघर्ष रहा और किस तरीके से उसने भारत आने की वापस कोशिश करी, इस विषय में हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। कन्नौज के युद्ध में अपनी हार के बाद हुमायूं लगभग 15 वर्ष तक निर्वासित रहा। कश्मीर और बदश्का अफगानिस्तान का एक शहर है, में जाने की कोशिशों में उसके भाई कामरान ने ही उसको नाकाम कर दिया था। फिर वह सिंध के लिए आगे बढ़ा। वर्तमान सिंध पाकिस्तान में अवस्थित है। पकड़ने की कोशिश की लेकिन असफल रहा। 1541 में उसने हिंदाल के आध्यात्मिक पूर्वज मीर अली अकबर जानी की बेटी हमीदा बानो से शादी की। हिंदाल उस समय कंधार के लिए रवाना हो गया था और हुमायूं के एक अन्य वफादार अधिकारी यदगार मिर्जा ने भी अपनी कंपनी छोड़ दी थी। हुमायूं मारवाड़ की ओर बढ़ा। इसके शासक मालदेव ने लगभग 1 साल पहले हुमायूं की मदद का आश्वासन दिया था, लेकिन हुमायूं ने महसूस किया था कि वह उस समय उसकी मदद करने के मूड में नहीं था। शायद शेरशाह ने उसे जीत लिया। वस्तुतः मालदेव ने जब हुमायूं को ऑफर दिया था साथ देने के लिए या मदद देने के लिए, तब हुमायूं ने मना कर दिया, क्योंकि हुमायूं को तब ज़रूरत महसूस नहीं हुई। और जब हुमायूं को ज़रूरत महसूस हुई तो मालदेव ऐसी स्थिति में नहीं था कि उसकी मदद कर सके। उसने तुरंत खुद को वापस लिया, क्योंकि उसे डर था कि मालदेव उसे कहीं कैद कर ले और शेरशाह को ही सौंप दे। वहां से लौटते समय अमरकोट में राजपूत शासक वीर साला के द्वारा उसे आश्रय दिया गया, जहां 15 अक्टूबर 1542 में भारत के या मुगल शासनकाल के महानतम शासक अकबर का जन्म हुआ। दक्षिणी सिंध के शासक ने उस समय कंधार में आगे बढ़ने के लिए हुमायूं के पास और ज़रूरतमंद मदद देने की सहमति व्यक्त की और हुमायूं को छोड़ दिया। कामरान ने रास्ते में उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हुमायूं अपने बेटे अकबर को छोड़ने के बाद फारस तक सुरक्षित पहुंचा। फारस वर्तमान ईरान को कहते हैं, जो ईरान का पुराना नाम फारसी भाषा के आधार पर है। अकबर को अस्करी की देखरेख में लिया गया था और उस समय कंधार का गवर्नर भी था अस्करी। फारस के शासक, फारस अर्थात ईरान और फारस के तत्कालिक शासक थे शाह तहमास्प ने हुमायूं का स्वागत किया और उसे 1544 में इस शर्त पर धन एवं सैनिकों की मदद देने के लिए सहमत हुआ कि वह शिया धर्म को स्वीकार कर ले या उसमें विश्वास करे। वस्तुतः मुस्लिम धर्म 2 भागों में विभाजित है, शिया और सुन्नी। सुन्नी धर्म कट्टर मुस्लिम सिद्धांतों का पालन करता है और शिया धर्म वस्तुतः शिथिलता पूर्वक तरीके से मुस्लिम
सिद्धांतों को स्वीकार करता है। इसे अपने विषय के बीच में प्रचारित करे और अपने विजय के बाद कंधार को फारस में दे दे। हुमायूं को उस अपमानजनक संधि को स्वीकार करना पड़ा क्योंकि परिस्थितियां ऐसी थी। फिर वह फारसी ताकत की मदद से कंधार पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। 1545 में कामरान से कंधार और काबुल उसने जीत लिया और शाह तहजीब के बेटे की मृत्यु के बाद कंधार को अपने पास रख लिया। यहाँ वह वापस हिंदाल और यदगार मिर्जा से मिला, लेकिन कामरान और अस्करी ने उसे निरंतर परेशान किया। हालांकि अनेक बार पराजित हुए, पर हुमायूं द्वारा बार बार उन्हें क्षमा कर दिया गया और अंत में पकड़ भी लिया गया और दंडित किया गया। कामरान को अंधा बना दिया गया और मक्का जाने की अनुमति दे दी गई, जहां कामरान की 1557 में मृत्यु हो जाती है। अस्करी को भी मक्का जाने की अनुमति दे दी गई, जहां से वह कभी वापस नहीं लौटा और 1558 में उसकी भी मृत्यु हो गई। हिंदाल भी इस अवधि के दौरान अफगान के खिलाफ लड़ रहा था। इस प्रकार अंततः हुमायूं अपने भाइयों की प्रतिद्वंदता से धीरे धीरे मुक्त हो गया और खुद को अफगानिस्तान में बसा लिया, जहां से उसे भारत वापस आने और अपने खोए हुए साम्राज्य प्राप्त करने का अवसर मिला। वस्तुतः बाबर ने जिस साम्राज्य को अफगानिस्तान में नींव रख के प्राप्त किया था, उसी साम्राज्य को पुनः हुमायूं ने अफगानिस्तान में नींव रखते हुए भारत विजय की आधार एक बार फिर से तैयार किया। शेरशाह, जिसने हुमायूं को कन्नौज एवं चौसा की लड़ाई के बाद भारत से निकाला था, उसकी भी मृत्यु 1545 में हो गई थी। वह एवं इस्लाम शाह उसका उत्तराधिकारी था। हुमायूं ने एक बार अपने जीवन काल के दौरान भारत पर हमला करने का प्रयास किया, लेकिन इस्लाम शाह की जोरदार गतिविधियों के कारण अपनी योजना को अंजाम नहीं दे सका। अक्टूबर 1553 में इस्लाम शाह की भी मृत्यु हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप अफगान साम्राज्य विभिन्न भागों में विभाजित हो गया और विभाजित शक्ति के ऊपर चोट करना अब आसान काम था हुमायूं के लिए। उसने 12 साल के बेटे फिरोज शाह की हत्या करके उसके मामा मुबारक ने, जिसे सिंहासन पर कब्जा कर लिया था, और मोहम्मद आदिल शाह की उपाधि धारण कर ली थी। आदिल शाह एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति था। उसने अपने हिंदू मंत्री हेमू के हाथों प्रशासन की जिम्मेदारी छोड़ दी थी। आदिल शाह के अधिकारी को शाही परिवार के 2 सदस्यों ने जल्द ही चुनौती दी, जिसका नाम इब्राहिम शाह और सिकंदर शाह था, और बंगाल ने मोहम्मद शाह के अधीन अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। साम्राज्य पर कब्जा करने के लिए आदिल शाह, इब्राहिम शाह और सिकंदर शाह ने गर्मजोशी से एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा की। कोई भी एक दूसरे को चुनाव करने में सफल नहीं रहा और जिसके परिणाम स्वरूप साम्राज्य का विभाजन हुआ। सिकंदर शाह ने खुद को लाहौर में, जो वर्तमान पाकिस्तान में अवस्थित है, इब्राहिम शाह ने बयाना अर्थात राजस्थान के निकटवर्ती क्षेत्र में, जबकि आदिल शाह ने अपने प्रतिद्वंदियों के खिलाफ लड़ने के लिए हेमू को छोड़कर चुनारगढ़ में सेवानिवृत्त हो गया। दिल्ली पर पहले इब्राहिम शाह ने कब्जा किया, फिर सिकंदर शाह ने। यह साम्राज्य के मामलों का राज्य था जो शेर शाह के द्वारा बनाया गया था। जब हुमायूं ने अपने खोए हुए साम्राज्य को वापस लेने का फैसला किया था, नवंबर 1554 ईस्वी में हुमायूं ने पेशावर की ओर आगे बढ़ा और 1555 ईस्वी की शुरुआत तक लाहौर तक के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, और सिकंदर शाह ने हुमायूं की अग्रिम जांच के लिए तातर खान और हैबत खान के अधीन एक सेना भेज दी थी। इसी क्रम में मच्छीवाड़ा, जो पंजाब में एक जगह है, यहाँ पर 15 मई 1555 को अफगान और मुगलों के बीच में लड़ाई हुई। यह मुगलों के लिए पूर्णतः जीत थी और पूरे पंजाब पर उनका कब्जा हो गया था। सिकंदर शाह ने जब मुगलों के खिलाफ लड़ने के लिए आगे बढ़े और सरहिंद की लड़ाई में 22 जून 1555 को दोनों के बीच में लड़ाई लड़ी गई। सिकंदर शाह इस युद्ध में मारा गया और उत्तर पश्चिमी पंजाब की पहाड़ियों में भाग गया। इसके बाद हुमायूं ने जुलाई 1555 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया और बाद में आगरा, संभल आसपास के इलाकों पर भी मुगलों ने कब्जा कर लिया था। हालांकि हुमायूं दिल्ली पर कब्जा करने के बाद ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सका। एक दिन जब वह दीन पनाह, जो एक महल था जिसे हुमायूं ने ही बनाया था, 1530 के बाद में पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा था, तब वह फिसल गया और उसकी खोपड़ी फ्रैक्चर हो गई।
इसके बाद 2 दिन बाद 26 जनवरी 1556 को उसकी मृत्यु हो गई और उसने अपने पुत्र को अकबर को अपनी मृत्यु से पहले सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। इतिहासकार लेन पोल ने एक बड़ी दिलचस्प बात लिखी है, हुमायूं का जीवन जिस तरीके से भटकता रहा उसी तरीके से हुमायूं भी अंत में सीढ़ियों से लुढ़कते भटकते हुए खत्म हो गया। इस प्रकार हमने इस वीडियो लेक्चर के तहत ये समझने का प्रयास किया कि हुमायूं चौसा एवं कन्नौज की लड़ाई के बाद किस तरीके से भारत से निर्वासित होता है एवं 1540 से 1555 तक वह विभिन्न प्रकार के संघर्ष करता हुआ अफगानिस्तान में अपनी सत्ता को पुनः एकत्र करके एवं अपने तीनों भाइयों से मुक्ति प्राप्त करके वह अपनी शक्ति को संगठित करके भारत के ऊपर आक्रमण करता है और अंत में मच्छीबाड़ा एवं सरहिंद के युद्ध की विजय के माध्यम से वह अफगान शासकों को पराजित करता है और दिल्ली पर एक बार पुनः अधिकार कर लेता है। हालांकि उसकी 1555 की विजय के बाद जल्द ही 1556 में मृत्यु हो जाती है और शेष कार्य के लिए एक महत्वपूर्ण शासक का आगमन होता है, अकबर, जिसकी परिचर्चा हम विभिन्न आगे के वीडियो लेक्चर्स में करेंगे। थैंक यू।